नमस्कार साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। RWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से जीएस का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। चर्चा करेंगे दे दनादन कुछ अच्छे प्रश्नों पर जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। आने वाला है। कल्पना सिंह जी, राहुल जी, प्रशांत जी, अमन कुमार जी, मनीषा जी, वंदना जी, रोहित भैया जी, गणपत भैया जी, सुमित जी, अलिश्का जी, आर्मी लवर जी, अंकुर भैया जी, रिंकू जी, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आप सभी से विनम्र निवेदन, एक बार फटाफट से क्लास को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक क्लास पहुंच सके। पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, एसएससी स्टेनो 2017 परीक्षा का प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909, 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और कोई भी विकल्प सही नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू द प्रोविंसेस इन द इंडिया। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बताइए। और आप सभी ने इस प्रश्न का आंसर ज्यादातर बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और मेरे प्यारे बच्चा, वाकई में इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। आप जानते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान का बहुत कुछ भाग हमने कहां से लिया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया। और यही वह अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। बाकी अगर हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909 की, तो इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल, क्या, पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो भारत में एकता का माहौल था उसको खंडित करने का प्रयास भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जिस अधिनियम के द्वारा किया गया था वो कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के विकल्पों पर चर्चा हुई, राइट आंसर भी मिला। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं और आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भैया, वो स्क्रीन पर आपके सामने है। एसएससी सीपीओ 2015 परीक्षा का प्रश्न है। क्या आपसे पूछा गया है, जरा देखिएगा। पृथक निर्वाचक मंडल 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा। चिटगांव शस्त्रागार पर दावा किसके नेतृत्व में बोला गया था, किसके नेतृत्व में बोला गया था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। भगत सिंह ऑप्शन नंबर ए है, राजगुरु ऑप्शन नंबर बी है, सुखदेव ऑप्शन नंबर सी है और सूर्यसेन ऑप्शन नंबर डी है। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था 1930 में। और ये किसके नेतृत्व में बोला गया, तो ध्यान रखिएगा मास्टर दा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मास्टर दा के नेतृत्व में बोला गया था। और मास्टर दा किसे कहा जाता है, सूर्यसेन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, सूर्यसेन को कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी भगत सिंह जी का नाम तो आपने सुन रखा होगा। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता भगत सिंह जी थे। और भगत सिंह का नाम विशेष तौर पर किस लिए लिया जाता है, आप जानते हैं। जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें बम फेंका था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और राजगुरु, सुखदेव, वो सब कौन थे, भगत सिंह जी के साथी थे। इन तीनों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया था 1931 में। आप जानते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इनसे संबंधित दिवस, भगत सिंह जी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है। आपसे पूछा गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविग को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस शोध के लिए दिया गया। पहली चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चा,
पहली चीज आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि किन किन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला नाम ये है, दूसरा नाम ये है और तीसरा नाम ये है, ठीक है जी। और उनको किस शोध के लिए, किस रिसर्च, किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए पुरस्कार दिया गया। चार ऑप्शंस में से छांटना है। मांग और आपूर्ति की श्रृंखला, बैंक और वित्तीय संकट, कोविड से वैश्विक आर्थिक नुकसान और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। चार ऑप्शन हैं, जरा जल्दी से फटाफट से आप सभी बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर लगाइएगा, है ना। होगी शायद मैथ्स की क्लास आज होनी चाहिए, है ना, मैथ्स की क्लास होनी चाहिए। और कंफर्म करके अभी 1-2 मिनट में बताता हूं आपको। चलिए भाई, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप में से ज्यादातर बच्चों ने लगाया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 विद्वानों को दिया गया, वो बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिया गया है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ना ऑप्शन नंबर ए, ना ऑप्शन नंबर सी, ना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए भाई, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है। मैथ्स की क्लास है बेटा, आज इवेंट भी बना हुआ है, ठीक है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पारुल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के नाम और प्रतीक चिन्ह के उपयोग पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि रोक से पहले आप जानते हैं एकनाथ शिंदे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन दोनों के बीच एक विवाद हो गया, दो गुटों में शिवसेना बटी। तो निर्वाचन आयोग ने क्या किया, जो जो शिवसेना का प्रतीक था उस पर बैन लगा दी, उसके उपयोग पर बैन लगा दी। और जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे, उनको मेरे प्यारे बच्चा ध्यान रखना, जलती हुई मशाल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में दी गई। और एकनाथ शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे जो हैं, उनके गुट को मेरे प्यारे बच्चा क्या दिया गया, 2 तलवार 1 ढाल, 2 तलवार, 2 तलवार और 1 ढाल, ये वाला ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा, 2 तलवार और 1 ढाल वाला साइन उनको प्रदान कर दिया गया। अगला नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें, जो विभाजन से पहले, 2 गुट बनने से पहले जो शिवसेना का क्या होता था, चिन्ह होता था, वो क्या था, धनुष और तीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन बाद में दोनों गुटों को अलग अलग चिन्ह दिए गए और 2 चिन्ह क्या थे मैंने आपको बताया। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बादवा की भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, आप जानते हैं। बाघ और शेर दोनों ऐसे जानवर हैं, है ना, प्राणी हैं, जो अपने मलमूत्र की गंध से अपने इलाके की पहचान करते हैं और इनकी मूंछ इनके शिकार को पकड़ने में सहायता करती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। बादवा की मशाल के बारे में बताई दिया। मशाल नामक जो चुनाव चिन्ह किन को मिल गया है, उद्धव ठाकरे जी को मिला। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। आरटीएस प्री 1992 परीक्षा का प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। पित्त का संचय किसमें होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल हैपन। जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर बताना है। प्लीहा या स्प्लीन, अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज, अपेंडिक्स और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। जल्दी से राइट आंसर बताइए। आप लोगों ने इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों जो राइट आंसर क्या दिया है, आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी को इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। यानी कि आप बोल रहे हैं कि पित्त का संचय अग्न्याशय में होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बनता पित्त जो मेरे प्यारे बच्चा, पित्त जो है बनता कहां है, वो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो भी यकृत है। और इसका संचय कहां होता है, तो पित्ताशय में होता है। जो पुरानी आरबीसीज हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, पुरानी आरबीसीज, पुरानी रेड ब्लड कार्पशल्स, उनका अंत स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है, ठीक है। और अग्न्याशय से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, इंसुलिन।
क्या इंसुलिन निकलता है। अग्न्याशय में एक लैगरेंस की दीपिका इसका पार्ट है, वहां पर बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन, जो मधुमेह के नियंत्रण में काम करता है। यानी कि इंसुलिन का अगर उत्सर्जन कम होगा तो ऐसी स्थिति में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी और मधुमेह हो जाएगा। अपेंडिक्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चा पिछले सेट्स में मैं बता चुका हूं कि अपेंडिक्स मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है। जब मानव पत्ती इत्यादि खाता था, पूर्णतः शाकाहारी था, तब सेलुलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स का यूज किया जाता था, लेकिन आज ये अवशेषी अंग है, इसके बढ़ने पर भयंकर दर्द होता है, फिर उसका ऑपरेशन कराया जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। आरएएस आरटीएस परीक्षा 1994 का एक प्रश्न है, आपसे पूछा गया मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? आप जानते हैं दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक दवा के तौर पर मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है ना। ये किससे प्राप्त होती है? तो आपको बताना है बेटा, फूल, पत्ती, फल और तना, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। बताइए भाई फटाफट से। देखिए, एक पोस्ता का पौधा होता है। किसका? पोस्ता का पौधा। और पोस्ता का पौधा जो होता है उससे ही तो हमको मॉर्फिन प्राप्त होती है, उससे ही हमें अफीम प्राप्त होती है। ठीक है जी, और उससे ही हमें हेरोइन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हेरोइन। हीरोइन मत कर देना, हेरोइन प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो पोस्ता का पौधा है उसके अपरिपक्व फल से, अपरिपक्व, ठीक है, फल से, यानी कि अनमेच्योर्ड जो फ्रूट है उसका, उससे हमको प्राप्त होता है क्या? मॉर्फिन। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, बाद बाकी फूल की बात करें तो आपने देखा होगा कमल का, गुलाब का, ये फूल काफी फेमस हैं। ठीक है जी, पत्तियों की अगर हम बात करें तो धनिया की पत्तियां, ठीक है, पालक के पत्ते, है ना, और तना की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चा आपका आलू है, प्याज है, ये सब क्या है? इनका जो तना है, ये तने के उदाहरण है, ऐसा कह सकते हैं। तना इनका खाने योग्य भाग होता है। बाद बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोगों को प्राप्त हो ही चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखूंगा, और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया नोबेल शांति पुरस्कार 2022 विजेता एलेस बालियात्स्की किस देश के निवासी हैं? किस देश से संबंधित हैं? आपको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला ये पता चल गया है। अब आपको नोबेल का जो शांति पुरस्कार है 2022 वाला, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 वाला है, वो किसको मिला? एलेस बालियात्स्की नामक विद्वान को मिला है ना। और ये किस देश के निवासी हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये नाम भी आपको याद रखना है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। किस देश के निवासी हैं उससे भी प्रश्न बन सकता है। तो बताइए भाई फटाफट से। आप सभी ने आंसर लगाया है बेलारूस, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है अकेले इन्हीं व्यक्ति को नहीं मिला है। रूस के एक मानवाधिकार संगठन, यूक्रेन के एक मानवाधिकार संगठन, और इसके साथ ही एलेस बालियात्स्की, इन तीनों को नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है जी, बाद बाकी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं। इसके अलावा बेलारूस जो है वो भाग किसका पक्ष ले रहा है? रूस का। और पोलैंड जो है वो किसका पक्षधर है? यूक्रेन का। ये चारों देश अगर वर्तमान घटनाक्रम के अनुसार मिलाए जाएं तो 2 गुट में मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। स्टेटस किंग जी, नहीं डिलीट नहीं, स्टेटस किंग जी, बेटा जी देखिए सीआरपीएफ में वैसे सरल क्वेश्चंस, इससे सरल लेवल रहेगा जहां तक मेरा अनुमान है, लेकिन फिर भी हमें एक मध्यम स्तरीय तैयारी करनी है। ये प्रश्न न बहुत ज्यादा हाई लेवल के, बहुत ज्यादा कठिन है, न बहुत ज्यादा सरल है ना। तो मध्यम लेवल के प्रश्न रखे गए हैं कि अगर इस बार परीक्षा के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया गया तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो, है ना। और
ज्यादा सरल प्रश्न अगर रख दूंगा मैं तो फिर आपकी तैयारी में 4 चांद नहीं लग पाएंगे। तो स्टेटस किंग जी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर आपको तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स, साइंस है ना, इन 2 सब्जेक्ट्स पर जीके के अंतर्गत विशेष तौर पर ध्यान आपको देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। और आज के क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा वो ये रहा, रूस ने यूक्रेन के निम्न में से किन क्षेत्रों के अधिग्रहण का दावा किया है। आपने अभी अखबारों में, समाचार पत्रों में सुना होगा कि रूस ने यूक्रेन के 4 राज्यों को, 4 क्षेत्रों को अपने देश में मिला लिया है। वहां पर एक जनमत संग्रह भी कराया गया और रशिया के तौर पर यह अनाउंस किया गया कि जनमत संग्रह में इन 4 क्षेत्रों के अधिकांश लोग रूस के साथ रहना चाहते हैं। उन 4 क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। इनमें से कौन कौन से वो 4 क्षेत्र हैं वो आपको चयनित करके बताना है। जल्दी से बताओ भाई, कौन कौन से ऑप्शंस में सत्यता आपको दिखाई दे रही है। चलिए भाई, बहुत अच्छा। यहां पर आप लोगों का ज्यादातर का आंसर आ रहा है 4, कोड नंबर 4 यानी ABCD। इन चारों क्षेत्रों को रूस ने अपने क्षेत्राधिकार में शामिल कर लिया है। ठीक है, राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चा, लुहांस्क भी, दोनेत्स्क भी, खेरसोन भी और ज़ैपोरिज़िया भी। इन चारों क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराकर रूस का हिस्सा उनको बना लिया गया है। चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2017 परीक्षा का प्रश्न है। आपसे पूछा गया, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। जल्दी से आंसर बताना है। 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष और 2 वर्ष। राइट आंसर बताइए भाई फटाफट से। यानी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो पद से इस्तीफा दे देते हैं या कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन वो अधिकतम अवधि बताइए, अधिकतम अवधि आपको बतानी है कि वो राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम कितने मंथ तक काम कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 6 महीने तक कर सकते हैं। इन सभी विकल्पों में से जो राइट आंसर है वो क्या है, 6 मंथ्स है। और हमेशा ध्यान रखना कि रिक्ति, पद रिक्ति, जो पद की रिक्ति है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति के 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चुनाव आवश्यक है। क्या चुनाव आवश्यक है? आवश्यक है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव की आवश्यकता होती है। यहां पर आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ठीक है, चले। एसएससी 10+2 2013 का प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। पूछा गया है कि निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। जो बच्चे बहुत देर से हिस्ट्री की प्रतीक्षा कर रहे थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए बाबर और हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी बाबर और जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और शाहजहां, और ऑप्शन नंबर डी अकबर और औरंगजेब। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट 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 आंसर का चयन करके आप लोगों को मुझे बता देना है क्या राइट आंसर है। बताइए भाई फटाफट से। बहुत अच्छा, जल्दी से लगाइए भाई। ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चा, ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, उसने तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबर नामा नामक एक पुस्तक लिखी, जो उसकी क्या थी, ऑटोबायोग्राफी थी, बाबर नामा। बाबर नामा। और किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में। ठीक है जी, किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई, बाबर नामा। इसके बाद जहांगीर जो है उनने भी अपनी आत्मकथा लिखी,
उन्होंने भी एक अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है जी। इस पुस्तक का जो रचना है वो इन्होंने की, और किस भाषा में की है, तो फारसी भाषा में की है। किस भाषा में की है, फारसी भाषा में की है। ये दो जो विद्वान, जो मुगल सम्राट हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। बाद बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। हालांकि बाबर और हुमायूं दोनों मुगल बादशाह हैं, जहांगीर भी मुगल बादशाह, शाहजहां भी मुगल बादशाह, अकबर भी मुगल बादशाह, औरंगजेब भी मुगल बादशाह। लेकिन राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। एसएससी सीपीओ एसआई 2015 परीक्षा का प्रश्न है। आपको बताना है भाई फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था, कि हुमायूं ने बनवाया था? बताओ भाई फटाफट से। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? आप जानते हैं हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर के बाद शासन में कौन, किसने सत्ता संभाली थी? हुमायूं ने संभाली थी। और हुमायूं का पुत्र कौन था? वो अकबर था। यानी कि बाबर नंबर 1 पर, हुमायूं नंबर 2 पर, और अकबर नंबर 3 पर। ये शासन में सत्ता का क्रम है, मुगल शासकों का क्रम है मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है। अगर हम बात करें हुमायूं के मकबरे की, तो ये उसकी प्रिय पत्नी ने बनवाया था, जिसका नाम था हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम, जो हुमायूं की प्रिय पत्नी थी। उन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है जी। बाद बाकी बेटा तीनों जो मुगल बादशाह हैं, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके बारे में आप अक्सर कर पढ़ते ही रहते हैं। बाबर ने तो क्या किया था, स्थापना की थी मुगल वंश की। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, ये सारे युद्ध बाबर ने लड़े थे और इनमें विजय प्राप्त की थी। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग भी बाबर ने ही किया था। इसके बाद हुमायूं गद्दी नशीन हुए। हुमायूं और शेरशाह सूरी के युद्धों के बारे में आपने पढ़ा होगा। बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा है, लेकिन उसको यहां से निष्कासित होना पड़ा। शेरशाह सूरी ने इन युद्धों के माध्यम से हुमायूं को निष्कासित कर दिया, और 15 साल तक जो अफगान वंश है उसका शासन देश में रहा। ठीक है। लेकिन बाद में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त करने में क्या की, सफलता हासिल की है। अकबर एक महान शासक रहा, और अकबर के बारे में भी आप जानते हैं। दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म चलाया था, वो किस शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। इबादत खाने का जो निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, वो किसने करवाया? तो अकबर ने कराया था। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट। LCH हेलीकॉप्टर प्रचंड, ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, प्रचंड, जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था, का विकास किसने किया है? आप जानते हैं भारत के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। ध्रुव इस श्रेणी में आपने नाम सुन रखा होगा। और एक बहुत घातक हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी हाल ही में नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है बताइए? हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, और इनमें से कोई नहीं। जरा जल्दी से राइट आंसर मुझे बताइए भाई। संगठन कर लीजिए इसे, है ना। करेक्ट आंसर बताइए मुझे फटाफट से। प्रचंड नामक जो हेलीकॉप्टर है वो किसने बनवाया? राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चा ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखिएगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। साधारणतः जो विमानों से, विमान निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं वो HAL के द्वारा किए जाते हैं, है ना। तो जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, या फिर आप कहिए कि हेलीकॉप्टर इत्यादि का निर्माण कौन करता है? HAL के नाम उसमें आएगा। इसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कार्य क्या है? मिसाइल इत्यादि जो बनाता है वो DRDO बनाता है। और अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्य आप देखते हैं वो कौन करता है? तो वो इसरो नामक संगठन करता है, जो यहां पर दे रखा है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तौर पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे भाई। बेटा जी यहां से तो आवाज वगैरह सब क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ईयरफोन वगैरह को निकाल दीजिए, सीधा आवाज सुनिए। नेक्स्ट, एसएससी टियर 1 2006 परीक्षा का प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। पूछा गया हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब भी आप लोगों को देना है। बताइए भाई फटाफट से, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। अगर सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है जो संविधान के खिलाफ है ना, या फिर संविधान के खिलाफ है ऐसा लोग कह रहे हैं, तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसकी समीक्षा करने का अधिकार हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को है। और ये अधिकार हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया है। ध्यान रखिएगा बेटा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, ये सारी की सारी चीजें जो है यूएसए से ली गई हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड से तो बेटा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली या व्यवस्था कहां से ली गई है भैया? इंग्लैंड से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाना, ये सब कनाडा से लिया गया है। और समवर्ती सूची, हमारे संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट अपनाई गई है वो कहां से अपनाई गई है मेरे भैया? वो अपनाई गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो बाद बाकी मेरे प्यारे बच्चा इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सुन लिया। क्या सही जवाब है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 4 देश यहां पर दिए गए थे, चारों देशों से कौन कौन सी चीजें अपनाई गई हैं उन चीजों की भी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे और आज की क्लास का जो 14वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। एसएससी टियर 1 परीक्षा 2013 का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? समानांतर सरकार का गठन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर हुआ था। उनमें ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक जगह को चयनित करके आप मुझे बताइए राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है। चलिए भाई, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चा। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बलिया। बलिया में चित्तू पांडेय, किनके नेतृत्व में? चित्तू पांडेय के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इसके अलावा ओडिशा में तलचर क्षेत्र है, ओडिशा में तलचर क्षेत्र है, तामुलुक क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चा, तामुलुक क्षेत्र है बंगाल का, सतारा क्षेत्र है महाराष्ट्र का। इन जगहों पर मेरे भैया समानांतर सरकार का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया? समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ये 4 जगह हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर समानांतर सरकारें बनी। और अगर हम बनारस की बात करें, वाराणसी की बात करें, तो बेटा प्राचीन शहर है, ठीक है? क्या है? प्राचीन शहर है, ये गंगा नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा और यमुना का संगम यहां पर होता है भैया। प्रयागराज किसके लिए फेमस है? गंगा और यमुना का संगम यहां पर होता है।
और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार आपके विकल्प थे, चारों विकल्पों से संबंधित जानकारियां आप लोगों को दी। राइट आंसर भी इस प्रश्न का आपको मिला। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, ये रहा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया था। इस अवसर पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहां किया गया था? वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहां किया गया था, मुझे बता दीजिए। ग्वालियर में किया गया था, चंडीगढ़ में किया गया था, गाजियाबाद में किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए भाई। अरे भैया ईयरफोन निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ईयरफोन निकाल दीजिए। वैसे सुनिए, मम्मी पापा मना नहीं करेंगे। अगर आवाज खोल के भी पढ़ोगे तो मम्मी पापा मना नहीं करेंगे, जहां तक मेरा मानना है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए और बी के रूप में, लेकिन करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो चंडीगढ़ है। पहली बार 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने जो स्थापना दिवस मनाया वो कहां मनाया? चंडीगढ़ में मनाया। वैसे जो परंपरा रही है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, कहां पर मेरे प्यारे बच्चा? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती रही है, लेकिन पहली बार कहां मनाया गया? चंडीगढ़ में मनाया गया। इस साल जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी। बादवा की ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। एसएससी टीयर 1 2013 परीक्षा का प्रश्न है। पूना समझौता 1932 किस किस के बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, मालवीय और अंबेडकर के बीच, और गांधी और नेहरू के बीच। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर चयनित करके आप लोगों को मुझे बताना है क्या सही जवाब है इस प्रश्न का। पूना समझौता 1932 किस किस के बीच हुआ था? और अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की चर्चा करें तो मेरे प्यारे बच्चा, पूना समझौता 1932 जिसके बीच हुआ था, आप जानते हैं पूना समझौते को पूना पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, और यह समझौता गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है जी। लेकिन इस समझौते पर जो सिग्नेचर है वो गांधी जी के अनुयायी और अंबेडकर जी के अनुयायी के हैं। ठीक है जी। और यह संबंधित किससे था? ये समझौते में क्या निष्कर्ष रहा? अंबेडकर जी ने जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी उससे वो पीछे हटे, और महात्मा गांधी जी ने जो सामान्य कोटा था उसमें दलितों की जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसी को पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों के बीच सहमति बनी थी। ठीक है। बाद बाकी नेहरू अंबेडकर गलत ऑप्शन है, मालवीय अंबेडकर गलत ऑप्शन है, गांधी नेहरू गलत ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री रहे। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में तो बता ही चुका हूं मैं आपको कि विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत इन्होंने की थी, और महत्वपूर्ण देशभक्त और राष्ट्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? बताओ भाई फटाफट से। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी है, और वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आखिरकार क्या है? और अगर इस प्रश्न के एग्जैक्ट आंसर की चर्चा मैं आपके सामने करूं मेरे प्यारे बच्चा, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर सी के रूप में, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, भारत में एक आकस्मिकता निधि भी होती है जिसका प्रयोग, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य होता है कि इमरजेंसी के दौरान उसमें से पैसा निकाला जा सके। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, भूकंप आ गया, या कोई सुनामी आ गई, या कोई अन्य घटना घटित हो गई, और ऐसे में संसद की अनुमति से अगर पैसा निधि में से, संचित निधि में से निकालेंगे तो उसमें एक समय लग सकता है।
यानी कि जो लोगों की मदद है उसमें समय ज्यादा ना लगे, इसीलिए सीधे राष्ट्रपति के संरक्षण में आपकी आकस्मिकता निधि रखी गई है। राष्ट्रपति की अनुमति से उससे पैसे निकाले जा सकते हैं और फिर बाद में संसद की अनुमति लेके उसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति महोदय इस प्रश्न के करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री के संरक्षण में नहीं होती, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संरक्षण में नहीं होती, वित्त मंत्री के संरक्षण में नहीं होती, किसके संरक्षण में होती है? राष्ट्रपति महोदय के संरक्षण में होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। भारत में 5 अक्टूबर 2022 को निम्न में से किस प्राणी का पहला राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? किस प्राणी से संबंधित पहला राष्ट्रीय दिवस आपको मनाया गया है 5 अक्टूबर 2022 को? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। चीता, डॉल्फिन, करैत सर्प और सफेद हाथी। 4 ऑप्शंस में से छांट के बता देना है क्या राइट आंसर है। बताओ भाई, फटाफट से बता डालो क्या राइट आंसर है। सही जवाब का चयन करके मुझे बताना है मेरे प्यारे बच्चा। और इस प्रश्न का जो आपने राइट आंसर निकाला है मेरे भैया, वो ध्यान रखिएगा, आप लोग बता रहे हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर डॉल्फिन है। बिल्कुल सही जवाब है, डॉल्फिन ही राइट आंसर है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के तौर पर 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। आप कहोगे कि गुरुजी आज की क्लास में किसी दिवस को याद नहीं कराया, तो आज की क्लास में भी दिवस याद करा दिया। करंट अफेयर से संबंधित चीज और दिवस भी है ना, 2 चीज आपको लगातार ऐसे प्रश्नों के माध्यम से मिल जाती हैं। बादवा की चीता के बारे में सब जानते हैं आप, सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वो कौन है? चीता है। भारत में सर्पों की 4 विषैली प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आप जानते हैं। उसमें करैत भी शामिल है, उसमें दुबोइया भी शामिल है, उसमें अफाई भी शामिल है, ठीक है, और उसमें नाग भी शामिल है। नागराज या कोबरा हम कह सकते हैं, वो भी शामिल है। तो ये 4 विषैली प्रजातियां हैं जो भारत में सर्प की पाई जाती हैं। सर्प के द्वारा काटे जाने की दवा भी सर्प के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नाग एक ऐसा, यानी कि कोबरा एक ऐसा सांप है जो अंडा देने के लिए घोंसला बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बादवा की एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश मेरे प्यारे बच्चा जिस देश को कहते हैं वो है थाईलैंड। ठीक है, हाथियों से संबंधित चीज बता रहा हूं, जीके का क्वेश्चन है। 1000 हाथियों की भूमि, 1000 हाथियों की भूमि, 1000 हाथियों की भूमि कौन सी है? तो 1000 हाथियों की भूमि बेटा लाओस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, तो लाओस को। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो थाईलैंड को। सर्पों की कितनी विषैली प्रजातियां भारत में है? तो 4, नाम आपके सामने है ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव। तो आप कहोगे मेरे प्यारे बच्चा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन, और सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वो कौन सा है? तो अब वो है चीता। इस प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने दे दिए हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 19वां प्रश्न है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2017 का प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? जल्दी से बताइए भाई, 1 माह के भीतर, 2 महीनों के भीतर, 4 महीनों के भीतर, 6 महीनों के भीतर। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यानी कि अगर नेशनल इमरजेंसी के अनाउंसमेंट हो गया है तो नेशनल इमरजेंसी के अनाउंसमेंट के कितने अंदर उस पर संसद की अनुमति ली जानी है? उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को बताइए भाई फटाफट से। कुछ बच्चे कह रहे हैं 6 मंथ, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 मंथ। बेटा राइट आंसर 1 मंथ है, 1 माह के भीतर। ध्यान रखिएगा, 1 माह के भीतर अगर संसद की अनुमति नहीं ली गई तो ऐसी स्थिति में वो जो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया है
आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लगाया गया है, वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है आपको पता चल गया, 1 माह के भीतर। बाद बाकी 6 महीनों के भीतर तो ध्यान रखिए चुनाव कराने होते हैं। क्या कराने होते हैं? चुनाव कराने होते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, 6 महीने के अंदर चुनाव। लोकसभा भंग हो गई, 6 महीने के अंदर चुनाव। विधानसभा भंग हो गई, 6 महीने के भीतर चुनाव। ये सब क्या है? 6 महीना तो एक कॉमन चीज है। अगर कोई पद रिक्त होता है जो संवैधानिक पद है तो भैया ध्यान रखिएगा, लोकसभा भंग हो, विधानसभा भंग हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं। बता दिया मैंने आपको। राइट आंसर भी प्राप्त हो चुका है आपको। अगला प्रश्न आज की क्लास का है 20वां प्रश्न। आपसे क्या पूछा गया है? स्वीडन के आनुवंशिकी वैज्ञानिक स्वांते पाबो, नाम याद रखो पहले तो, स्वांते पाबो किस देश के थे? स्वीडन के। ये 2 चीज ध्यान रखो के, और नाम क्या है? स्वांते पाबो को एक चीज और दी गई है, पैलोजेनोमिक्स के क्षेत्र में उनके शोध के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज की इस क्लास में नोबेल पुरस्कारों से संबंधित तीसरा प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है बेटा। नोबेल पुरस्कार दिया गया, पैलोजेनोमिक्स में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? बताओ भाई, राइट आंसर बताइए। 3 चीजें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। इस प्रश्न में से ही 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात, स्वांते पाबो जो है किस देश के विद्वान थे? तो स्वीडन के। जिसको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो नाम क्या था? तो स्वांते पाबो था। और उन्हें किस क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पैलोजेनोमिक्स। और अब चौथा प्रश्न है कि पैलोजेनोमिक्स के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? बताइए राइट आंसर। डीएनए के आधार पर कोविड टीके की खोज का, विलुप्त पूर्वजों से आधुनिक युग के मानव के विकास का, डीएनए के आधार पर मानव का स्वभाव का, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का कृत्रिम विकास का। करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बता दो बेटा, क्या सही जवाब है इस प्रश्न का? देखिए मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। विलुप्त पूर्वजों से आधुनिक युग के मानव के विकास का अध्ययन पैलोजेनोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न में से भी 4 प्रश्न बन सकते हैं। चारों प्रश्नों की चर्चा मैंने आपके साथ की, चारों प्रश्नों के जवाब बताए। किसको मिला? स्वांते पाबो को। किस देश के निवासी थे? स्वीडन के। किस क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र के विकास के लिए पुरस्कार मिला? तो पैलोजेनोमिक्स। और पैलोजेनोमिक्स के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? विलुप्त पूर्वजों से आधुनिक युग के मानव के विकास का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, एसएससी 10+2 2011 परीक्षा का प्रश्न है। आपसे पूछा गया, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ये बताइए भाई फटाफट से। स्वामी विवेकानंद को कहते थे, राम मोहन राय को कहते थे, दादा भाई नौरोजी को कहते थे, ये इनमें से किस? कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं, बताओ भाई फटाफट से। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक खुद तो एक गर्मपंथी नेता थे। खुद क्या थे? गर्मपंथी नेता थे। लेकिन भैया वो अपना गुरु किसे मानते थे? दादाभाई नौरोजी को। और वो कैसे नेता थे? नरमपंथी नेता थे। कैसे नेता थे दादाभाई नौरोजी? नरमपंथी नेता थे। ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद बहुत फेमस हैं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं ये। ठीक है जी। और आपने 1893 में एक शिकागो में धर्म संसद हुआ था, उसका नाम सुना होगा। उसमें एक प्रभावशाली भाषण इनके द्वारा दिया गया था। राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के तौर पर राम मोहन राय को जाना जाता है, जिनको राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी उपाधि मिली थी? राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इनको राजा राम मोहन राय के तौर पर जाना जाता है। चले भाई, तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखता हूं। और आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है बेटा वो है एसएससी 10+2 2009 का प्रश्न है। क्या पूछा गया? देखिए, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहां पर चलाई थी?
बैरकपुर में, जगदीशपुर में, कानपुर में और झांसी में। 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए भाई फटाफट से। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। करेक्ट आंसर बताओ। बैरकपुर, आप सभी लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने क्या चलाई थी? गोली चलाई थी, है ना। 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे और यहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत समझी जाती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इस 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से जो क्रांति का नेतृत्व किया वो किसने किया? बिहार के जगदीशपुर से बेटा कुंवर सिंह जी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व बेटा कानपुर से किया था। और झांसी से किसने नेतृत्व किया? तो लक्ष्मीबाई ने। इन्होंने लक्ष्मीबाई ने। ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे विभिन्न क्षेत्रों में 1857 की क्रांति के। लेकिन 29 मार्च 1857 को इस विद्रोह की पहली गोली किसने चलाई? मंगल पांडे ने चलाई। कहां पर चलाई? बैरकपुर में चलाई और 2 अधिकारी मारे गए और इसके लिए 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई? उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है जी, किसको? मंगल पांडे को। और जो 34वीं रेजिमेंट जिसके वो सदस्य थे उसको क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। भारतीय मूल के निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हैं। क्या नाम है? विवेक पाल, गोपी स्वामीनाथन, संजय रामभद्रन, हर्ष सिंह। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए भाई। Who among the following of the Indian origin has recently been honored with the Lifetime Achievement Award by the US President? करेक्ट आंसर बताइए भाई। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोगों ने दे दिया है और सत्य जवाब मेरे प्यारे बच्चा ऑप्शन नंबर ए है, विवेक लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक, इनको क्या मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। ये एक इंजीनियर हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं, और इन्हीं को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। बादुआ की डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। अगला प्रश्न, एसएससी 10+2 2013 का प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए भाई फटाफट से क्या सही जवाब है। प्रार्थना समाज, आपने रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, है ना, इत्यादि संस्थाओं के नाम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े हैं। और इसमें से जो प्रार्थना समाज था उसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग। और एक महादेव गोविंद रानाडे नामक विद्वान भी थे, नामक नेता भी थे, और वो भी इस प्रार्थना समाज से ही जुड़े हुए थे, उसके संस्थापक सदस्यों में से ही एक थे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या है? आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? विवेकानंद जी के गुरु थे। विवेकानंद जी के गुरु थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। बंगाल में जो काली माता का मंदिर है कोलकाता में, है ना, उससे संबंधित है, काली माता के भक्त थे ये। और स्वामी विवेकानंद जो इनके शिष्य थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी भैया। ठीक है, इसके बाद दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो बेटा ये आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। इसकी स्थापना की आर्य समाज की। लेकिन प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। चले नेक्स्ट, 24वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है।
25वां प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने है। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ विच मुगल रूलर? एसएससी टीयर 1 2017 का प्रश्न है। बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बताना है। किसकी पत्नी थी नूरजहां? और ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नूरजहां गुट का जिसने निर्माण किया वो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, नूरजहां। बाबर मुगल वंश का संस्थापक, बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, हुमायूं के बाद अकबर गद्दी नशीन हुए, है ना। अकबर के बाद कौन बैठा गद्दी पर? जहांगीर। और जहांगीर के बाद गद्दी नशीन कौन हुआ? शाहजहां। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है बच्चों? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चा, आज की इस क्लास में 25 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। इन 25 प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप लोगों को देने का प्रयत्न किया। आप सभी बच्चों के लिए क्लास लाभदायक रही होगी और रहेगी भी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों का संकलन कल की क्लास में फिर से आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। आप सभी बच्चे फिक्स 3 बजे जुड़िए, है ना, और मेरे साथ अपने अध्ययन को नई ऊंचाइयों तक लेकर चलिए। अब चलते हैं, कल फिर 3 बजे आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।